हेलो फ्रेंड्स। अब इस वीडियो में हम लोग हमारे जॉइंट प्रोमिसर्स के लाइबिलिटीज देखेंगे। आई होप सबको जॉइंट प्रोमिसर्स के बारे में याद तो आ ही रहा होगा। हमने देखा था कि अगर मान के चलिए दो या दो से ज्यादा लोग प्रॉमिस करते हैं टू पे आउट द मनी टू समवन, तो दोस पर्संस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? जॉइंट प्रोमिसर्स। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? जॉइंट प्रोमिसर बोलते हैं। और हमने देखा था कि ये जो भी आपके जॉइंट प्रोमिसर हो गए उनकी लाइबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है। इन शॉर्ट, हर एक को इक्वली परफॉर्मेंस करना पड़ेगा फॉर देयर पर्टिकुलर प्रॉमिस। अब अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहां पे बताऊं तो हमने पहले डिस्कस भी किया था, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ये ए नाम का एक बंदा है, दिस इज द पर्टिकुलर पर्सन हुज नेम इज बी एंड दिस इज योर मिस्टर सी। ओके, ये तीन पर्टिकुलर पर्सन है और इन तीनों ने लेट्स से डी नाम के बंदे को जॉइंटली प्रॉमिस कर दिया। इन्होंने क्या किया है? डी नाम के बंदे को प्रॉमिस किया है कि हम तुझे 3 लाख रुपीस पे करेंगे इन टोटलिटी। ओके, तो क्योंकि दो या दो से ज्यादा लोग हैं, सबने मिलकर डी को प्रॉमिस किया कि हम तुझे 3 लाख रुपीस देंगे, तो बच्चों यहां पे ए बी सी को क्या बोला जाएगा? जॉइंट प्रोमिसर्स बोला जाएगा। They will be called as what? Your joint promisors. Okay? तो ये जो जॉइंट प्रोमिसर्स होते हैं तो इनकी लाइबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है। Those liability will be what? जॉइंट एंड सेवरल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर इन तीनों को मिलके 3 लाख रुपए देने हैं सामने वाले को, तो फिर क्या होने वाला है? यहां पे ए का 1 लाख रुपीस का लाइबिलिटी निकलना है, बी की 1 लाख रुपीस की लाइबिलिटी निकल रही है एंड सी की भी 1 लाख रुपीस की लाइबिलिटी निकलेगी। इन शॉर्ट, ये जो 3 लाख की लाइबिलिटी है हमने इक्वली डिवाइड कर दी इन तीनों भी पर्टिकुलर ए बी सी के अंदर। तो हमने यही बात देखी थी कि जब भी आप जॉइंट प्रॉमिस करोगे तो आपकी जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी निकल के आती है। ओके, इन केस इनमें से कोई एक अटपता, लेट्स से ये मिस्टर ए अटपा, ये मरता है, तो फिर इसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा छोटा ए, he will have to perform the particular promise along with the other joint promiser। तो अगर इस ए की डेथ हो जाएगी तो ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, ये बी एंड सी के साथ मिलके क्या करने वाला है? परफॉर्मेंस करेगा। ओके, तो ये बात भी हमने देखी। हमने इसमें एक सिनारियो और देखा था, अगर तीनों की होती है डेथ, ओके, तीनों भी जॉइंट प्रोमिसर मर गए, तो फिर क्या होगा? तो इसका जवाब भी बड़ा सिंपल। तो तीनों के रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो क्या करने वाले? साथों साथ परफॉर्मेंस करने लग जाएंगे। ओके, तो ये सब बातें हमने देख के रखी हुई थी और ये आई होप सबको याद भी है। तो ये तो बेसिक बेसिक चीजें थी जो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत भी देती होगी। बट अब हम लोग कुछ एक नई बात यहाँ पे सीखेंगे, उसके लिए आप लोगों को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब प्लीज ध्यान देना, दिस इज मिस्टर ए, दिस इज मिस्टर बी एंड हियर इज सी। अब ये तीन लोग हो गए ए बी सी एंड बोथ आर जॉइंट प्रोमिसर। तीनों के तीनों जॉइंट प्रोमिसर है। ओके, तो ऐसा पकड़ के चलो, ए बी सी तीनों को मिला के वही अपने घी से पीटे 1-1 लाख रुपया देना है। ओके, इन शॉर्ट इन्हें डी को कितना पेमेंट करना है बताना, तो इसे डी को 3 लाख रुपए पे करने हैं। ओके, जहां पे ए 1 लाख पे करेगा, बी 1 लाख पे करेगा एंड सी 1 लाख रुपीस पे करेगा। बट अब सवाल ये उठता, अगर कोई एक डेट इन्होंने फिक्स की थी जिस डेट को ए बी सी तीनों भी डी को जाके पैसे देने वाले थे, और वो जो पर्टिकुलर डेट थी उस पर्टिकुलर डेट पे ना तो ए, ना तो बी और ना ही सी किसी ने भी डी को जाके पैसा नहीं दिया, तो सवाल ये उठता, क्या अब डी ए के पास अलग, बी के पास अलग और सी के पास जाके अलग 1-1 लाख रुपया मांगेगा क्या? तो जवाब है जी नहीं। ये जो पर्टिकुलर डी नाम का बंदा है ना, ये किसी भी एक जॉइंट प्रोमिसर को कंपेल कर सकता है। लेट्स से इसने गला दबोचा किसका? ए का, और ए को बोलता है चल निकाल मेरे 3 लाख रुपए। तो याद रखना बच्चों, अब वैसे तो जॉइंट प्रॉमिस के हिसाब से ए बी सी का 1-1 लाख रुपए का ही ऑब्लिगेशन निकल के आ रहा था,
बट अगर डी किसी को कंपेल करे, कोई एक जॉइंट प्रोमिसर को अगर कंपेल करता है प्रोमिसी, तो फिर उस एक जॉइंट प्रोमिसर को ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अगर इसने ऑब्लिगेशन या इसको कंपेल किया गया है 3 लाख रुपीस के लिए, तो उसे परफॉर्मेंस भी करनी पड़ेगी। किसे परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी? ए को परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। तो पूरे के पूरे 3 लाख किसने किसको पे करने हैं? ए ने डी को यहां पे करने रहेंगे। लेकिन ये भी चीज याद रखना, एक बार का ए तो पे कर देगा डी नाम के बंदे को पूरे 3 लाख, बट आप सचमुच में बताओ कि क्या ए बी को या ए डी को 3 लाख रुपए देने के लिए लाइबल था या नहीं था? तो मेरे हिसाब से आपका जवाब आएगा सर डेफिनेटली नो। ए को पूरे 3 लाख रुपए नहीं देने थे डी नाम के बंदे को। ओके, ए को तो सिर्फ देने कितने थे बताना? 1 लाख रुपए। बट डी ने क्या किया? डी ने पूरे 3 लाख वसूल कर लिए ए से। तो पहला सवाल तो आपके दिमाग में उठेगा, क्या डी ऐसा कर सकता है क्या? कैन ही डू सो? तो जवाब है यस। ये जो आपका प्रोमिसी है, आपका जो डी है, ही कैन कंपेल एनी जॉइंट प्रोमिसर, वो तीनों में से किसी एक का गला दबोच के उससे पूरे के पूरे पैसे वसूल जरूर कर सकता है। ये बात समझ के लेना। और देखो, ये तो मैं आपको मजाक के लिए बता रहा हूँ, गला दबोचा। आप में से कोई डाउट डाल देगा, क्वेरी डाल देगा, सर यहाँ तो कोर्जन हो रहा है। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं, मैं बस आपको मजाक में बता रहा हूं। ही कैन फोर्स एनी जॉइंट प्रोमिसर, वो तीनों में से किसी एक जॉइंट प्रोमिसर को डेफिनेटली वहां पे फोर्स कर सकता है और पूरे की पूरे पैसे वहां से वो वसूल भी करा के ले सकता है। वैसा देखा जाए तो जॉइंट प्रोमिसर की वहां सेवरल एंड जॉइंट लाइबिलिटी होती है। मतलब अगर इनका हम लोग एक ऑब्लिगेशन निकाले तो 111 ऐसे उनका लाइबिलिटी निकलना चाहिए था। बट इसने वसूल कितना किया? पूरा की पूरा 3 लाख रुपया वसूल किया। अब सवाल ये उठता कि क्या ए बेचारा अपने जेब से एक्स्ट्रा के 2 लाख रुपए डालेगा क्या? देखो, ए का वैसे तो ऑब्लिगेशन 1 लाख का था, ये तो सब लोग अग्री कर रहे होंगे। बट डी ने क्योंकि उससे 3 लाख रुपए मांगे, तो ए ने बेचारे ने 3 लाख रुपए तो दे दिए, बट क्या वो अपने खुद के जेब से 3 लाख देगा क्या? तो जवाब है नहीं। अगर कोई प्रोमिसी, माने यहां पे जैसे आपका डी है, वो किसी एक जॉइंट प्रोमिसर को कंपेल करता है फुल अमाउंट के लिए, तो उस जॉइंट प्रोमिसर ने पहले तो उसे दे देना चाहिए पूरे की पूरे पैसे। जैसे यहां पे 3 लाख है तो वो पूरे की पूरे पे करने चाहिए। बट आफ्टरवर्ड्स ए कैन रिकवर द मनी फ्रॉम बी एज वेल एज सी। एक बार का ए दे तो देगा 3 लाख रुपए, मतलब 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे तो देगा, बट बाद में बी एंड सी से उनका रिस्पेक्टिव शेयर जरूर वसूल करेगा। कौन वसूल करने वाला है बताना? ये ए वसूल कर सकता। तो हमेशा याद रखो बच्चों, अगर आपको कोई पूछे कि क्या ये प्रोमिसी, दैट इज इस पर्टिकुलर केस में डी, किसी एक जॉइंट प्रोमिसर को कंपेल कर सकता है क्या? तो आपका जवाब आना चाहिए जी हां, ही कैन कंपेल द एनी जॉइंट प्रोमिसर। ये पहली बात। उससे पैसे वसूल हो सकते हैं क्या पूरे के पूरे? तो दूसरी बात, जी हां, वसूली की जा सकती है। बट तीसरा सवाल मेरा ये, क्या ये एक जॉइंट प्रोमिसर जिससे जितने पैसे आने भी नहीं थे उतने भी अगर वसूल कर लिए जाए, तो क्या वो चुपचाप अपनी जेब से पैसे देगा क्या? तो जवाब है नहीं। ये एक बार के पूरे पैसे दे तो देगा, बट वो बाकी के जॉइंट प्रोमिसर से पूरे पैसों की क्या करने वाला है? वसूली करेगा। इज दैट क्लियर? दिस इज योर ऑब्लिगेशन, या मैं बोलूंगा कंपेल अगर करता है प्रोमिसी किसी एक जॉइंट प्रोमिसर पे, तो उसका क्या होगा? इसके बारे में हम लोगों ने यहां पे क्या किया है, ये सारी बातें देख के रखी है। ओके, लेकिन बच्चों, क्या यहां पे ऐसा भी कोई सिनारियो हो सकता क्या कि इनमें से कोई एक बंदा पेमेंट करने के लायक ही नहीं था? मान के चलो ये जो सी नाम का बंदा है, ये हो चुका है इंसॉल्वेंट। ओके, ये हो रहा है क्या बताना? इंसॉल्वेंट होने के बाद आप ही मुझे बताना वेदर ही विल बी लाइबल टू पे एनी अमाउंट और नॉट। क्या उसे कोई पैसा पे करना पड़ता भी है क्या? तो जवाब है नहीं पड़ता। तो अब हो क्या रहा है,
क्योंकि ये थे ज्वाइंट प्रोमिसर, 1 लाख 1 लाख 1 लाख ऐसी अमाउंट इन लोगों को देनी थी। बट हुआ इसे, एक बंदा इसमें होके चला है इंसॉल्वेंट। अब बचे तो वैसे परफॉर्मेंस करने के लिए कितने, सिर्फ 2 लोग बचे। एंड वो 2 लोग कौन है बताना, आपका मिस्टर ए एंड आपका मिस्टर बी। बस ये 2 लोग यहाँ पे बाकी है जो परफॉर्मेंस करने के लिए अब कैपेबल है। अगर सी इंसॉल्वेंट बन रहा तो डेफिनेटली ही इज नॉट कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, अब मुझे एक बात बताना, 3 लाख रुपए देने थे तीनों को मिलके, जिसमें ए का 1 लाख, बी का 1 लाख, सी का 1 लाख ऐसे शेयर निकल रहा था। बट हुआ ऐसे, इवेंचुअली 3 जॉइंट प्रोमिसर में से एक जॉइंट प्रोमिसर यहां पे हो रहा है इंसॉल्वेंट, तो वो बंदा तो अब परफॉर्मेंस करने के लायक ही नहीं रहा। तो सवाल ये उठता कि अब क्या ए और बी को पूरे 3 लाख देने पड़ेंगे क्या? तो जवाब है जी हां। अब ये ए और बी दोनों को ही मिलके कितने पैसे देने पड़ेंगे, 3 लाख रुपीस देने पड़ेंगे। ओके, अगर कोई जॉइंट प्रोमिसर इंसॉल्वेंट हो जाता या ऐसा पकड़ के चलो वो परफॉर्मेंस करने के लायक ही नहीं रहा, तो फिर वैसे पर्टिकुलर केस में जो रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर है उन्हें वो परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। मतलब अगर उसे 3 लाख देने थे तो इनके हिस्से में 1 लाख आ रहा था, बट ऐसे केस में उन्हें कितने देने पड़ेंगे बताना, 1.5 लाख, 1.5 लाख। इन शॉर्ट जो सी का हिस्सा था, बंटवारा था, वो किन में हो गया डिवाइड बताना, आपके मिस्टर ए और आपके मिस्टर बी के अंदर। ओके, तो इन शॉर्ट दिस इज योर जॉइंट प्रोमिसर का पूरा काम। ओके, अब हम लोग इसको एक बार रीडिंग करेंगे और फिर वापस वो डायग्राम देखेंगे तो हमको ज्यादा और समझ में आने लग जाएगा। ओके, तो चलो हम लोग अंदर चलते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, एक बार रीड कर लेते हैं। लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। ओके, जॉइंट प्रोमिसर और प्रोमिसी की लाइबिलिटी क्या होती है ये हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज। तो पहली बात तो ये होती है कि इनकी लाइबिलिटीज जॉइंट होती है। ये सेक्शन 42 बोलता है कि जॉइंट प्रोमिसर्स की लाइबिलिटीज कैसी होती है बताना, जॉइंट होती है। ओके, अच्छा अंदर क्या बोला है, when 2 or more persons have made a joint promise, मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने जब जॉइंट प्रॉमिस किया। अब जैसे हमारे केस में किन किन ने प्रॉमिस किया बताना, ए बी एंड सी तीनों ने प्रॉमिस किया है। ओके, अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स। अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स का मतलब होता है जब तक उनका इंटेंशन कुछ अलग ना हो तब तक ऑल सच पर्सन, ध्यान देना, ऑल सच पर्सन ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइव्स एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम। सुनो, ऑल जॉइंटली, इसका मतलब क्या हो रहा कि सारे के सारे जॉइंटली यहाँ पे लाइबल होने वाले। ओके, ऑल सच पर्सन ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइव्स एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम, या फिर उनमें से कोई एक अटपता, किसी एक की डेथ होती तो हिज रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद द सर्वाइवर्स। मतलब जो एक रिप्रेजेंटेटिव होगा तो वो सर्वाइवर, मतलब जो जिंदा है उनके साथ में क्या करने वाला है बताना, परफॉर्मेंस करेगा। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर, मतलब जितने भी जिंदा थे प्रोमिसर सारे के सारे हट पे, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल जॉइंटली मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस। तो इन शॉर्ट देखो, यहां है डिफिकल्ट लैंग्वेज में, मैंने यहां पे इसको सिंप्लीफाई कर दिया। वैसे तो जब जॉइंट प्रॉमिस कर रहे हो तो सबकी लाइबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल निकलेगी। हर एक बंदा 1 लाख रुपीस पे करने के लिए लाइबल होने लग जाएगा। ओके, लेकिन इनमें से कोई एक बंदा अगर अटपता, किसी एक की डेथ होती तो उसका रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमारा यहाँ पे छोटा ए, ये बाकी के सर्वाइवर पार्टनर के साथ में या सर्वाइवर प्रोमिसर के साथ में परफॉर्मेंस करने के लिए लाइबल होगा। और जब सबकी डेथ हो जाए तो फिर सारों के रिप्रेजेंटेटिव जो रहेंगे वो यहाँ पे लाइबल करने के लिए रहेंगे, या मैं बोलूंगा उनकी लाइबिलिटी यहाँ पे निकल के आएगी। ओके, अब एनालिसिस ऑफ सेक्शन 42 दिया है। इफ 2 और मोर पर्सन हैव मेड द जॉइंट प्रॉमिस, अगर 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने जॉइंट प्रॉमिस किया, ऑर्डिनरली ऑल ऑफ देम ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। अब देखो ये सिंप्लीफाई करके रखा है, सिंपल लैंग्वेज में दिया है। जब 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने जॉइंटली प्रॉमिस किया है कोई परफॉर्मेंस करने के लिए, तो हमेशा याद रखना
पूरे लाइफ टाइम में बस उन्हीं लोगों ने क्या करना चाहिए बताना, परफॉर्मेंस देना चाहिए। सिर्फ उन्हीं लोगों ने यहाँ पे क्या करना चाहिए, परफॉर्मेंस देना चाहिए। बट आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम, इनमें से कोई एक अटपा, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइंटली विद द सर्वाइवर, उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे वो किसके साथ में बताना, सर्वाइवर के साथ में, मतलब जो जिंदा है उनके साथ में कहीं ना कहीं उन्हें क्या करनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर, मतलब जो आपका आखिरी सर्वाइवर रहेगा तो उसकी भी डेथ के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द ओरिजिनल को प्रोमिसर मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस। अगर सारे के सारे जॉइंट प्रोमिसर हट पे तो उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे तो उन्हें वहां पे परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। एग्जाम्पल भी दिया है, एक्स वाई एंड जेड हु हैड जॉइंटली बोरोड मनी, मतलब एक्स वाई जेड ने जॉइंटली पैसे बोरो किए थे, ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम जॉइंटली रीपे द डेट। ओके, और वो क्या करने वाले थे, अपने लाइफ टाइम में अपना डेप्ट रीपे करने वाले थे, मतलब उन्हें पैसा रीपे करना था, वो भी जॉइंटली करना था। अपॉन द डेथ ऑफ एक्स, देखो वैसे तो ये तीन लोग थे, कौन, ये आपका एक्स वाई जेड, ये तो थे तीन लोग, बट इसमें हुआ इसे, इसमें से एक्स की होती है डेथ। ओके, तो अगर एक्स की डेथ हो गई तो एक्स का रिप्रेजेंटेटिव वाई एंड जेड के साथ में उस बंदे का लोन निपटा देगा, या मैं बोलूंगा उसका लोन रीपे करेगा। ओके, तो देखो वहां पे क्या बोला है, अपॉन द डेथ ऑफ एक्स हिज रिप्रेजेंटेटिव से एस along with y and z should jointly repay the debt and so on। तो उसने क्या करना चाहिए बताना, जॉइंटली वो डेप्ट सारा के सारा रीपे करना चाहिए, वापस देना चाहिए। ओके, तो बात सिंपल है, जहां पे जॉइंट प्रोमिसर है तो पहली बात तो उन्हें जॉइंट प्रोमिसर ने परफॉर्मेंस करनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अगर उनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा उस पर्टिकुलर बंदे का, वो करेगा परफॉर्मेंस अलोंग विद द अदर्स। ओके, दूसरों के साथ में उसे परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। ठीक है, दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली इफ द कॉन्ट्रैक्ट रिवील्स नो कॉन्ट्ररी इंटेंशन। ये रूल तभी लगेगा जब कोई कॉन्ट्रैक्ट में अलग रूल नहीं है तब। ओके, we have seen that section 42 deals with voluntary discharge of obligation by the joint promisor। तो ये section 42 पूरा किसका है बताना, voluntary discharge of obligation, मतलब obligation को voluntarily कैसे आप discharge कर सकते हो, इससे related है 42। but if they do not discharge their obligation, लेकिन अगर आप आपके obligation discharge नहीं करते, what will happen, तो क्या होगा, तो अब नीचे और important चीज आ रही है, that is section 43। ओके, ध्यान से सुनना, when two or more person make a joint promise, मतलब जब दो या दो से ज्यादा लोग jointly promise करते हैं, the promisee may in the absence of any express agreement to the contrary compel any one or more of such joint promiser to perform the whole of the promise। अब इसका मतलब क्या होता, सुन के लेना मेरी बात, जब दो या दो से ज्यादा लोग जॉइंटली प्रॉमिस कर रहे हैं, ओके, और प्रॉमिस किस चीज का कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर चीज का, मतलब हम पेमेंट करेंगे या फिर और कोई परफॉर्मेंस करेंगे, इसका प्रॉमिस किया है दो या दो से ज्यादा लोगों ने। ओके, लेकिन हुआ क्या, अगर वो प्रॉमिसी चाहे, कौन प्रॉमिसी चाहे, जैसे हमारा जो हम लोग केस देख रहे थे तो उसके अंदर कौन है बताना, यहाँ पे प्रॉमिसी मिस्टर डी। तो अगर ये प्रॉमिसी चाहे तो किसी एक को कंपेल कर सकता है। ओके, कंपेल मतलब फोर्स करना। ओके, कंपेल का मीनिंग है फोर्स करना। तो कंपेल एनी वन और मोर ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसर, तो वो जो आपका प्रोमिसर रहेगा वो किसी एक या एक से ज्यादा लोगों को कंपेल कर सकता। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये जो मिस्टर डी है ना बच्चों, तो मिस्टर डी ऐसा नहीं कि ए बी सी से एक एक लाख आने तो चलो तीनों के पास चक्कर मारी, ऐसा नहीं होता। डी चाहे तो वो किसी भी एक जॉइंट प्रोमिसर को कंपेल कर सकता। लेट्स से उसने गला दबाया ए का, या मैं बोलूंगा उसने कंपेल किया है ए को, फोर्स किया है ए को, तो अकॉर्डिंगली पूरे की पूरे पैसे वो किससे निकाल सकता है बताना, आपके मिस्टर ए से निकाल सकता। ओके, और दूसरी बात,
आगे बोला गया है ही कैन कंपेल एनी वन और मोर सच जॉइंट प्रोमिसर टू परफॉर्म द होल प्रॉमिस। वेरी इंपॉर्टेंट, होल प्रॉमिस। देखो ऐसा नहीं कि ये जो डी है वो ए के पास जाएगा और उससे 1 लाख ही वसूल करेगा क्योंकि उसके हिस्से में तो 1 लाख आ रही है। ऐसा नहीं होता। भले ही आपके हिस्से में 1 लाख है बट जॉइंट प्रॉमिस ही क्या कर सकता है बताना, आपसे पूरे के पूरे 3 लाख वसूली कर सकता। ओके, आई होप सबके दिमाग में क्या होगा, ये तो मैंने आपको पहले ही समझा के रखा है। उसके बाद ईच प्रोमिसर मे कंपेल द कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, each of the 2 or more joint promisor may compel every other joint promisor to contribute equally with himself to the performance of the promise unless contrary intention appears। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपके जो जॉइंट प्रोमिसर जिन पे कंपेल किया है प्रोमिसी ने परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे डी ने कंपेल किया था ए को, कंपेल कर दिया था कि भाई तू चल पूरे के पूरे 3 लाख रुपए दे, पूरा परफॉर्मेंस तू कर देना, इसके लिए उसे कंपेल किया था। तो यहां पे ए तो पहले उसे दे देगा 3 लाख रुपए, बट वो जो ए है ये ए बी एंड सी से रिकवरी कर सकता। काहे की रिकवरी कर सकता है बताना, ये जो उनके हिस्से के शेयर थे, उनके हिस्से की जो अमाउंट थी वो वसूल कर सकता है। कौन बताना, आपका मिस्टर बी एज वेल एज मिस्टर सी। तो इस बात पे जरा सा गौर करना। इन अदर वर्ड्स, इफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर इज मेड टू परफॉर्म द होल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई एक जॉइंट प्रोमिसर को पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए एक आधी बार बोल दिया, ही कैन कॉल फॉर अ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द अदर्स। तो वो क्या कर सकता है, किसी और से भी कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर जरूर मांग सकता। ये बात का आप लोग प्रॉपरली ख्याल रखना। ओके, उसके बाद तो आई होप आपके दिमाग में गया होगा बच्चों। बात इतनी है कि जॉइंट प्रोमिसर रहे तो वैसे तो जॉइंटली सेवरली लाइबल रहते हैं, लेकिन अगर प्रोमिसी चाहे, जैसे यहां पे डी है, तो वो किसी एक को भी क्या कर सकता है, कंपेल कर सकता है। ओके, और अगर उसने कंपेल किया है किसी एक पर्सन को तो वो उससे तो वसूल करेगा ही करेगा, और बल्कि वो जो ए नाम का बंदा है उसे बाकियों को भी क्या करना पड़ेगा बताना, उनके उनके हिस्से का जो भी अमाउंट था वो उनसे वो रिकवर कर सकता है। कौन बताना, ये पर्टिकुलर ए। ओके, तो आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, मतलब क्या हुआ, अगर लॉस होता है बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट ऑफ समवन तो वो लॉस सबको बांटना पड़ेगा। अभी अभी जैसे मैंने आपको यहां पे बताया कि सी नाम का बंदा था हु बिकेम इंसॉल्वेंट, जो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसके इंसॉल्वेंसी की वजह से कहीं ना कहीं वो जो आपका 1 लाख रुपीस का हिस्सा था तीनों के अंदर, वो क्या होने वाला है बताना, अब वो सिर्फ 2 लोगों के ऊपर बर्डन मारने लग जाएगा। 3 लाख रुपए रिटर्न करने थे तीनों को, एबीसी को, बट अगर आपका ये मिस्टर सी यहाँ पे इंसॉल्वेंट बन रहा तो फिर डेफिनेटली ये बात तय है ही कैन नॉट मेक द प्रॉमिस, या वो पेमेंट नहीं कर सकता। तो क्योंकि सी पेमेंट नहीं कर सकता तो फिर इसके लिए क्या होगा बताना, ए और बी को इसके बदले का इसके हिस्से का लॉस इनको बियर करना पड़ेगा। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा, ये सब हमने डायग्रामेटिकली तो समझ लिया, अब बस हमको यहां से आगे का पार्ट समझ के लेना पड़ेगा।